डेयर टू लव मी एपिसोड 3 की शुरुआत वहीं से होती है जब युनबुक होंगडो के लिए अम्ब्रेला लेकर आता है। कहता है इससे खुद को कवर कर लो, अगर ऐसे ही बारिश में भीगती रही तो आपको सर्दी लग जाएगी, और उसका सामान उठाकर बैग में रख देता है। अब वो अपनी मास्टर का अम्ब्रेला शेयर भी नहीं कर सकता था, तो उसे दूर दूर चल रहा था। फिर घर जाते हुए रास्ते में होंगडो से अम्ब्रेला के नीचे आने के लिए कह रही थी क्योंकि वो भीग रहा था, पर वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं आपकी शर्टों पर पैर नहीं रख सकता, और उससे दूर दूर रहने लगता है। तब होंगडो उसे थैंक्स कहती है। बाद में घर जाकर भी होंगडो युनबुक के बारे में सोच रही थी कि क्या वो हमेशा से इतना हैंडसम था। वहीं युनबुक को बारिश में भीगने की वजह से ठंड लग रही थी। अगले दिन जब होंगडो ऑफिस पहुंचती है तो सब लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि ये स्टॉकर है, इसने यांगी पर कॉपी करने का इल्जाम लगाया। थोड़ी देर बाद सब लोगों के पास एक वीडियो आती है जो कि होंगडो ने भेजी थी। उसमें सबूत था कि उसका बैग चुराया गया और उसकी कॉपी की गई। तब टीम लीडर होंगडो पर चिल्लाती है कि ये सब क्या है। वो कहती है ये प्रूफ है, मेरा डिजाइन चोरी हुआ है। यांगी भी गुस्से में जॉब छोड़ने की बात कहती है कि मैं यहाँ काम नहीं कर सकती, मुझ पर एक छोटी मोटी असिस्टेंट के डिजाइन को कॉपी करने का इल्जाम लगाया गया है। तो टीम लीडर उसे कहने लगती है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकती, तुम्हारे बिना ये कंपनी नहीं चल पाएगी। होंगडो को वो बात याद आती है जब युनबुक ने उससे कहा था कि आप मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती हो। तब वो हिम्मत करती है और चिल्लाते हुए कहती है कि क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं भी तो अपनी फैमिली के लिए कीमती हूँ। टीम लीडर उस पर गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें जॉब से मैं निकाल रही हूँ। तब वो कहती है कि मैं खुद ही जॉब छोड़ रही हूँ, और उस पर बरस पड़ती है। लीडर कहती है कि मैं भी देखूंगी यहाँ से जाने के बाद तुम्हें इस इंडस्ट्री में कहीं भी जॉब ना मिले। तभी अचानक से वहाँ पर एक लेडी आती है जो कि कैमिली जैंग थी, कैमिली ब्रांड के सीईओ। उन्हें यहाँ देखकर तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। वो सीधे जाकर होंगडो से मिलती है और कहती है मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बताती है कि मेरा नाम बोक्सुन है। होंगडो ने जब वो पर्स अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था तो उसे बोक्सुन नाम से सबसे पहला लाइक और कमेंट मिला था, लेकिन उसे तो लगा था कि ये कोई स्कैमर हो सकता है। वो तो एकदम चौंक जाती है, उसने तो सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। उसे एक और झटका तब लगता है जब कैमिली कहती है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कैमिली में डिजाइनर की पोस्ट दे रही हूँ। ये सुनकर तो सबके होश ही उड़ जाते हैं। बाद में होंगडो कैमिली के ऑफिस पहुंचती है और वहाँ मार्केटिंग हेड फ्रैंकी से मिलती है। वो बताता है कि कल्चरल हेरिटेज एडमिनिस्ट्रेशन अपने कल्चरल एसेट्स के वापस मिलने पर उसे सेलिब्रेट करने के लिए कब से कैमिली से एक फैशन शो पोस्ट करने को कह रहे थे। वो हर बार मना कर रही थी, लेकिन इस बार मान गई, बस तुम्हारे इस पाउच की वजह से। उसी टाइम कैमिली आती है। उसने तब कमेंट में होंगडो के पाउच को ठीक करने को कहा था। फिर होंगडो ने उसमें कोरियन ट्रेडिशनल एक्सेसरी नोरिगे ऐड की थी। इस वजह से कैमिली उससे इतनी इंप्रेस हुई। फिर वो होंगडो को काम के तरीके के बारे में बताती है कि मुझे ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जो मेरी कॉल्स इग्नोर ना करे, मैं कहीं भी कभी भी कांटेक्ट कर सकती हूँ, दिन हो या रात हो, कोरिया में हो या अमेरिका में, तुम्हें 30 मिनट के अंदर मेरे पास आना ही होगा। होंगडो कहती है ठीक है और उन्हें थैंक्स करती है। होंगडो इस बात से खुश थे कि वो इस घटिया नौकरी से अब यहाँ पर आ गई है। दूसरी तरफ युनबुक और योना ऑफिसर पार्क के साथ उन भागे हुए गुंडों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो कहीं छुप गए थे और उनके बर्नर फोन पे खराब हो गए थे, इसीलिए पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पा रही थी। तब युनबुक पार्क को चाबी दिखाकर बताता है कि हमारे गांव की स्टोरेज चाबी है, जिसे हमने बचाया था उसने ये किसी के पास देखी, उसका हाथ जला हुआ भी था। पार्क कहता है कि ये तो फायर एक्सीडेंट के बाद खो गई थी ना, तो कहीं वो आदमी फायर एक्सीडेंट के टाइम पे तो नहीं था। हो सकता है कि फोन स्टोरेज तक पहुंचना चाहता हो क्योंकि उनकी सारी संपत्तियां वही थी। तो अब वो लोग 17 साल पहले हुए उस फायर एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं। बाहर जाते हुए योना कहने लगती है कि फोन स्टोरेज में घुसने की कोशिश करेगा, तो युनबुक कहता है कि वहाँ सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और तुम ये पता करो कि इन 17 सालों में वहाँ किसी ने घुसने की कोशिश तो नहीं की। लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तब योना पूछती भी है, लेकिन वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। फिर हम किम को देखते हैं, वो योना को याद करके उसका एनिमे ड्रॉ कर रहा था। तभी वो नीचे योना को युनबुक के साथ आते दिखता है। युनबुक की तबीयत ज्यादा खराब लग रही थी। योना उसका फीवर चेक करने लगती है, लेकिन युनबुक उसका हाथ हटा लेता है। कहता है तुम लाइन क्रॉस कर रही हो। योना कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हारी हेल्थ और सेफ्टी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बातें किम भी सुन लेता है। वहीं दूसरी तरफ कैमिली ने होंगडो को कहा था कि खाते पीते सोते जागते तुम्हें कुछ भी दिखे, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करो और मेरे पास लेकर आओ, जिसमें कोरिया का फील आए, उसका कल्चर आए। तो होंगडो घर जाते हुए रास्ते में उतरती है और हर जगह हर चीज़ की फोटो लेने लगती है, चाहे वह फ्रूट्स हो या कुकीज़ हो। फिर हम युनबुक को देखते हैं, वो सोया हुआ था और अपने बचपन का सीन याद करता है। जब वो बहुत बीमार हो गया था तब वही नानी माँ उसे मेडिसिन लेने को कह रही थी, पर युनबुक जिद कर रहा था कि अगर माँ और बहन मेडिसिन लेकर आएंगे तो ही मैं इसे पीऊंगा। तभी उसके दादा आते हैं और मेडिसिन लेने को कहते हैं, लेकिन युनबुक पूछने लगता है कि मेरी माँ और बहन कहाँ है, वो मुझे देखने क्यों नहीं आए। दादाजी कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन को लेकर गाँव छोड़कर चली गई है और अब तुम्हें आगे चलकर इस गाँव को लीड करना है, तो इसलिए इन सब में एनर्जी वेस्ट मत करो, अपना ख्याल रखो। फिर वो चले जाते हैं। युनबुक को छोड़ने के बाद योना बाहर जा रही थी तो किम उससे मिलता है। कहता है युनबुक पहले से ही स्कूल में भी सबसे दूर रहता था। योना कहती है तुम हो कौन जो मास्टर का नाम ले रहे हो। वो बताता है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और मेरा नाम किम है। तब योना को याद आता है कि तुम तो वही कमजोर लड़के हो ना। इसके बाद किम योना से उसका नाम पूछता है ताकि वो अपने कैरेक्टर के लिए नाम ढूंढ सके, लेकिन वो तो उसे इग्नोर करके चली जाती है। तो किम युनबुक से पूछने अंदर जाता है, लेकिन देखता है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी, उसे ठंड लग गई थी
वो जल्दी से होंगडो को कॉल करके बता देता है। वो अभी मार्केट में ही थी तो फटाफट से कुछ खाने का सामान लेकर घर पहुंच जाती है और युनबोक के लिए पॉरी चुराने लगती है। वहीं युनबोक की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी वो काम कर रहा था, चोरी हुए कल्चरल सामान की लिस्ट देख रहा था। तभी होंगडो पॉरिज लेकर आती है। वो कहती है कि तुम मेरी वजह से बीमार हो गए। युनबोक कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने ही ध्यान नहीं दिया। फिर वो खाना खाने लगता है। तब होंगडो उसे अपने पास आने को बोलती है। तुम युनबोक फिर से अपना डायलॉग मारे। होंगडो कह देती है कि मैं जानती हूँ एक मास्टर डैड या किंग जैसा होता है, लेकिन ये मेरा ऑर्डर है कि मेरे पास बैठकर खाना खाओ। अब युनबोक को मजबूरन ऐसा करना पड़ता है। फिर वो होंगडो को भी खाने को कहता है, लेकिन वो मना करती है, पर फिर भी वो उसे सर्व कर देता है। उधर घर पर किम देखता है कि होंगडो ने उसके लिए कुछ खाने को बचाया ही नहीं था। इधर खाने के बाद होंगडो युनबोक के मना करने के बाद भी बर्तन धोने लगती है और बच्चे खाने को फ्रिज में रख देती है। फिर उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है। तब तक वो सो चुका था तो वो मेडिसिन वहीं रख देती है और उसे ब्लैंकेट उड़ाकर कहती है कि तुम्हारे ये कहने के बाद कि मैं एक बहुत अच्छी मास्टर हूँ, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है, मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया। फिर उसका फीवर चेक करते हुए उसे नज़दीक से देखती है। मन ही मन में कहती है कि कितना गुड लुकिंग है, लेकिन फिर सोचती है कि मैं क्या कर रही हूँ और फटाफट से रूम का दरवाजा बंद करके बाहर का सामान समेट लगती है। तभी वो वही नौरंगी वाली फोटो देखती है। थोड़ी देर बाद जब युनबोक उठता है और मेडिसिन के साथ रखे एक नोट को देखता है जिसमें होंगडो ने लिखा था कि तुम ठीक से सोए ना, मैंने बचा हुआ पॉरिज फ्रिज में रख दिया है तो गर्म करके खा लेना और मेडिसिन लेना भूलना मत। वहीं होंगडो ऑफिस में थी, लेकिन कैमिली उसकी लाई हुई चीज़ों से खुश नहीं थी। वो कहती है कि तुम असिस्टेंट नहीं हो, एक डिजाइनर हो, इसलिए कुछ ढंग का लेकर आओ। बाद में मार्केटिंग हेड फ्रैंकी होंगडो को समझाता है कि अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो सबसे अलग हो। फिर उसे कैमिली का एक क्रिएशन दिखाता है, कहता है कि तुम इन्हें यूज कर सकती हो। साथ ही उसे ये भी कहता है कि कैमिली पहली बार में स्वीट लगती है, लेकिन वो तुम्हें यहाँ से कभी भी बाहर निकाल सकती है, इसीलिए अच्छे से काम करना। अगले सीन में युनबोक और ऑफिसर पार्क 17 साल पहले हुए उस फायर एक्सीडेंट की जांच कर रहे थे जिसमें उसके डैड की मौत हो गई थी। इधर होंगडो फिर से अपने काम में लग जाती है। वो कोरियन कल्चर के एंटीक चीज़ों को ढूंढकर उनकी फोटोज ले रही थी। जहाँ भी उसे कुछ अच्छा लगता उसे कैप्चर कर लेती। वहाँ युनबोक घर पर भी काम कर रहा था। फिर जब उसे भूख लगती है तो फ्रिज से खाना निकाल कर पहले गर्म करता है फिर खाता है। और होंगडो भी अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी कैमिली उसके डिजाइन को रिजेक्ट कर देती है। इस बीच जुनहो एक सेरामिक्स म्यूजियम में आया था जहाँ चीनी मिट्टी के बर्तन की चीजें थी और तब वो एक पॉट को भी देख रहा था। फिर हम युनबोक और यूना को देखते हैं। वो उस फायर एक्सीडेंट की लाइव रिपोर्टिंग की वीडियो देख रहे थे, पर तब वहाँ इतने सारे विजिटर्स थे कि इतने सारे लोगों में फोनी को पहचान पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल था। उधर होंगडो घर आते हुए सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ। फिर घर आकर युनबोक के बारे में सोचने लगती है कि शायद अब वो ठीक हो गया होगा। तभी उसे उस फोटो का ध्यान आता है जो उसने युनबोक के घर में देखी थी। फिर जल्दी से अपने रूम में आकर अपनी एक फोटो ढूंढती है जिसमें वो युनबोक के डैड के साथ थी। होंगडो जब छोटी थी तो स्योंगसन विलेज में गई थी। वहाँ जब वो एक नोरिगे देख रही थी तब उसने युनबोक के डैड के हाथ में वही नोरिगे देखा था जो उसे बहुत पसंद आया, इसलिए उसने उनके साथ एक फोटो ली थी। इससे होंगडो को एक इंस्पिरेशन मिलती है और वो इस पर ही काम करना शुरू कर देती है। कैमिली को ये बहुत पसंद आता है। होंगडो फिर इसके बारे में बताती है कि ये कीचेन है जो जोसेन के नोबेलमैन अपने पास रखते थे और ये लव और वेल्थ का सिंबल माना जाता है, तो हमारे शो का मेन कॉन्सेप्ट यही होगा, प्यार का प्रतीक। कैमिली बहुत इंप्रेस होती है और इस डिजाइन को अप्रूव कर देती है। अगले सीन में कैमिली मिस्टर ली से मिलने स्योंगसन रेस्टोरेंट में जाती है जो कि जुनहो का था। वहाँ वो शो होस्टिंग डिस्कस करने आए थे। मिस्टर ली किसी पैलेस में या ब्लू हाउस में शो करने के लिए कहते हैं, लेकिन कैमिली तो स्योंगसन विलेज में इंटरेस्टेड थी। वो ऐसी जगह चाहती थी जहाँ कभी किसी ब्रांड ने कदम ना रखा हो, पर मिस्टर ली मना करते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, सुगम इसके लिए नहीं मानेंगे, यानी कि युनबोक के दादाजी। जुनहो तब भी वहीं पर था, उनकी बातें सुन रहा था। फिर हम उसी आदमी चिलबोक को देखते हैं जिसे युनबोक ने छुपा कर रखा था। उसे यहाँ जेल के जैसे लग रहा था क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकता था। तभी नानी माँ उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन वो उससे भी नखरे दिखा रहा था। दूसरी तरफ होंगडो ने युनबोक के लिए बहुत सारा खाना बनाया था। किम खाने की कोशिश करता है, लेकिन होंगडो से मारती है कि युनबोक बीमार है, ये उसके लिए। तब किम भगवान से शिकायत करने लगता है कि मुझे इतनी हेल्दी बॉडी क्यों दी। फिर वो छत पर जाता है तो यूना को युनबोक के घर से निकलते हुए देख लेता है। तब फिर से वो यूना के पास जाता है, उसका नाम पूछने लगता है, लेकिन यूना उसे वार्न करती है कि अगली बार मेरा नाम मत पूछना, नहीं तो तुम्हें दुनिया से दफा कर दूंगी। फिर वो वापस अपने रूम में आकर फिर से स्केच करने लगता है। यूना के साथ जो उसकी बातें हुई थी वो अपनी स्टोरी में ऐड कर लेता है। वहीं युनबोक एक फ्लावर शॉप जाता है। वो होंगडो को गिफ्ट देना चाहता था क्योंकि वो उसकी बहुत बार हेल्प कर चुकी थी। तभी उसे एक लड़की की कॉल आती है जो कि हॉस्पिटल में थी। युनबोक पहचान जाता है कि वो उसकी बहन है, लेकिन कुछ भी सुनने से पहले फोन काट देता है। उधर होंगडो युनबोक को खाना देने जाती है, पर घर पर कोई भी नहीं था, तो वो खाना बाहर ही रखकर वापस आती है। देखती है कि युनबोक उसके घर के बाहर ही खड़ा था। युनबोक होंगडो को साथ में ड्रिंक करने के लिए कहता है। फिर दोनों ड्रिंक के लिए जाते हैं। हर बार की तरह इस बार भी वो एक दूसरे को पीट करके बैठे हुए थे। होंगडो कहती है कि कुछ तो सीरियस है, तुम बीमार हो, उसके बाद भी ड्रिंक करना चाहते हो, मुझे बताओ क्या बात है। वो कहता है, मुझे किसी ने कॉल किया था जो मुझे बहुत पहले छोड़कर चला गया, मुझे लगा मैं अकेले रह सकता हूँ, पर मैं गलत था। होंगडो कहती है कि कोई भी अकेले नहीं रह सकता और तुम अकेले नहीं हो, मैं और किम तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें अकेला फील हो तो तुम मेरे साथ ड्रिंक पर चलने को कह सकते हो, मैं चलूंगी भी और तुम्हें सुनूंगी भी।
युनबुक कहता है कि आप हमेशा मेरे लिए इतनी काइंड थी, मेरे सपोर्ट करती थी, मैं आपके क्लोज रहना चाहता हूँ। और होंगडो का सहारा ले लेता है। वो एकदम चौंक जाती है, कहती है मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, मैं भी तुम्हारे क्लोज जाना चाहती हूँ। इतने में युनबुक नीचे गिर जाता है क्योंकि वह नशे में था। तब होंगडो से बाहर ले जाती है और एक जगह बैठाकर कहती है कि तुम यहीं पर रहना, मैं पीने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। फिर जाने लगती है तो युनबुक उसे रोकता है, पूछता है कि आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना, और मेरे 100 गिनने तक आ जाना। वो कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तुम बस यहीं पर बैठे रहना। युनबुक काउंटिंग शुरू कर देता है। वहाँ काफ़ी देर तक ढूंढने के बाद होंगडो को एक स्टोर खुला हुआ मिल जाता है। वो वापस आ ही रही थी कि तभी कैमरी का फ़ोन आता है कि मैं पास में हूँ और एक फेमस चिकन शॉप में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तो 30 मिनट के अंदर मेरे पास आ जाना। होंगडो कुछ बोले उससे पहले ही वो फ़ोन काट देती है। वो बेचारी तो फंस जाती है कि अब मैं क्या करूँ। उधर युनबुक की 100 तक की काउंटिंग खत्म होने वाली थी। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एक बार जब युनबुक बीमार था तो उसकी माँ और बहन एक ट्रिप पर जा रहे थे। युनबुक भी उनके साथ चलने को कहता है तो उसकी बहन कहती है कि तुम 100 तक काउंटिंग करो तब तक हम आ जाएंगे। लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। वो हर दिन काउंटिंग करता था लेकिन कोई वापस आया ही नहीं। अब जैसे ही युनबुक 100 तक काउंटिंग खत्म करता है तो जाने लगता है, लेकिन होंगडो से आवाज़ मारती है और भागते हुए उसके पास आती है। युनबुक को एक अलग ही खुशी का एहसास होता है कि इस अकेली दुनिया में कोई है जो उसके साथ है। फिर घर जाते हुए होंगडो युनबुक को अगले दिन बाहर चलने को बोलती है तो वो भी मान जाता है। उसे घर छोड़ने के बाद होंगडो फटाफट से अपनी बॉस के पास भागती है और आखिरी मिनट पर पहुंच जाती है। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो फिर हम जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में।